हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको आपके कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या का भाग तीसरा, अभी तक आपको भाग एक और भाग दो तीन पार्ट पढ़ा दिए। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आज इसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो निरूपण होता है किस किस फॉर्म में करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो निरूपण करते हैं एक तो करते हैं ज्योमेट्रिकल, और एक करते हैं पोलर, एक करते हैं वेक्टर। ये तीन तरीके से हम आपको निरूपण करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे कि आपको अभी जो मेनली आपको पढ़ना है, आपको ज्योमेट्रिकल और पोलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। जब आप वेक्टर में चले जाइएगा, जब आप सदिश राशि अदिश राशि जब पढ़ते हैं उसमें वेक्टर के फॉर्म में, उस वक्त आपको हम बताएंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपण किया जाता था, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता था। अभी आपसे दो ही टॉपिक को सीखना है आपको, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक पोलर। ज्योमेट्रिकल जो है वो ज्यामिति मतलब ज्यामिति, हिंदी में आप बोलते हैं। अब आपको हम तीनों भाग का बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म ये किसको कहते हैं और उसमें क्या क्या आपको जरूरत है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म, अब जरा देखिए इसके नाम से ही ज्योमेट्रिकल मतलब क्या चाहिए इसमें, ज्यामितीय। ज्यामिति जैसे आपको पढ़े अब, ठीक है। अब उसी उसी के बारे में आपको पूर्ण रूपेण से जानना है। अब सबसे पहला नंबर ज्योमेट्रिकल फॉर्म के लिए आप देखिए, आप लोग को पता होगा, ये पढ़े भी हैं आप, इसको क्या बोलते हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश। एक अर्थ आप इसका बता सकते हैं, इसको हम यहाँ पर जीरो बोल देते हैं, मतलब हमेशा या ओ बोल देते हैं। मतलब इस पॉइंट को आप लोग को भी पता है, ये पॉइंट क्या है, एक्स के लिए भी जीरो है और वाई के लिए भी जीरो है। ठीक है, ये आप लोग को भी खुल के पता है। अब हम बताते हैं जो मेनली मेरा बताना है, इस प्लेन को, ये जो पूरा प्लान है ना, तल, इसको हम बोलते हैं एक्स तल, वाई तल, जेड तल, जो वह एक्स वाई तल। ठीक है, ये 2D है। अब इसमें से आपको इसको जो बोलते हैं आर्गेंट तल, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, या आर्गेंट तल। ठीक है, इस चीजों को आप याद रखिए, ये चीजों को आर्गेंट तल के भी मानते हैं। और एक कहीं कहीं बुकों में आप देखिए गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी, मतलब दोनों चीज एक ही है, आर्गेंट या गॉसियन दोनों एक एक क्या है, अपना अपना एक साइंटिस्ट है जो कि अपना अपना आविष्कार किया और अपना अपना नाम देता गया। ठीक है, आप इसको याद रखिए। कोई इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। अब कितने नाम से इसको, जिसका जो अपना नाम आया वो अपना नाम दे दिया। आप अभी हम इसको हम आपके एनसीईआरटी बुक में जो है आर्गेंट प्लेन के नाम से जान रहा है, इसलिए आप भी इसको आर्गेंट प्लेन के नाम से जानिए और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसका अर्थ हम समझाने वाले हैं आपको, जो मेनली रूप से हमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो समझाना है आपको ये है कि आर्गेंट प्लेन है क्या और ये कैसे काम करता है। अब आप समझ गए कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिकल के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं, जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं ना। अब ये x क्या है आपको ये भी समझा चुके हैं कि ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी z है। ठीक है, इमेजिनरी z का मतलब वो ये z का पार्ट है। अब इस चीजों को अगर डिनोट करने हैं तो कहीं इसी, मान लो कि ये पॉइंट कहीं आएंगे, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं वो पॉइंट। ठीक है, वो हम आपको समझाते हैं। अभी मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका P जो है, इसको देखिए, ये एक्स वाई का जो निरूपण है ये दो पार में, एक तो रियल जेड और इमेजिनरी जेड, दोनों को एक्स और वाई के पार में लिखते हैं। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। रियल जेड को एक्स एक्सिस बोलिएगा, इमेजिनरी जेड को वाई एक्सिस। या तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक्स की जो लाइन है वो रियल लाइन है, एक्स की एक्सिस जो रियल लाइन है इसको हम हमेशा बोलेंगे रियल जेड, और वाई की जो ये लाइन है उसको हम बोलेंगे क्या चीज, इमेजिनरी जेड। ये आप इतना समझ जाइए, आपका जो भी पॉइंट होगा इमेजिनरी का वो वाई तल पे डिनोट करेंगे और जो आपका रियल का होगा वो एक्स प्लेन पे डिनोट करेंगे। अब जैसे एक्स और वाई, अब ये दो चीजें आपको दे दिया। अब मान लीजिए कि एक्स वाई ये दे दिया और आपको यही चीजें हमें समझाना है कि ये चीज जो है आपका ये दे रखा है, इस पॉइंट को ओ पॉइंट से अगर पी पॉइंट को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ओपी। ठीक है, अब इस चीजों को भी समझना है कि इस चीजों को आप मिलाना, ये अब क्या एक्स है, एक्स का मतलब
ये साइड, ये दूरी जो है x है, मतलब इतनी सी दूरी x है और ये साइड क्या है, y है। आप इस ग्राफ बनाने में पढ़े ही हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। और ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। थीटा बोल लो, अल्फा बोल लो, जिसका जो मानना वो मान लेते हैं। अब यही आपको समझा था कि आर्गे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है। अब इसमें से एक चीज और समझना है, ये आपका जो बनेंगे इस ओपी क्या होगा। अब ओपी के बारे में समझ लो, ये ओपी निकालना है तो कैसे निकालिएगा। अब आपके पास देखिए एक ये क्या राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। आपको पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा चुके हैं कि जब कोई साइड राइट एंगल बन रहा है तो ये साइड निकालने के लिए क्या बता रखे हैं, लंब और आधार। लंब आधार है तो कर्ण आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी चीजों को आपको पीछे भी पढ़ा रखे हैं, इसको क्या बोले थे आप, मॉड जेड। देखिएगा, याद कीजिएगा, इसके बारे में बता रखे मॉड जेड कैसे निकालते हैं, पीछे की क्लास में देखिएगा। मॉड जेड को भी इसी तरह से लिखते थे हम, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड जेड। जेड क्या हो गया, एक्स प्लस वाई वाई, एक्स प्लस आई वाई को माने हुए। तो ये एक चीजें हैं। अब इसी चीजों को आपको निकालना है। ये तीन चीज देखिए, अब क्या क्या ज्योमेट्रिकल में, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा चीज आपको मॉड जेड पता होना चाहिए, तीसरा आपको एंगल, तीसरा क्या है, एंगल। एंगल फाइंड होना चाहिए। एंगल मतलब आपको थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करने के लिए आपको पास क्या चीजें चाहिए, एक तो आप देखिए थीटा के लिए आपको सबसे पहला नंबर y अपॉन एक्स, ये याद रख लीजिए, हमेशा क्या रखना है याद, थीटा इजकल टू वाई अपॉन एक्स, या इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, ये याद रखना है हमेशा। मतलब y अपॉन एक्स, ये आपको अभी से लेकर लास्ट तक 2D 3D जिसमें पढ़ रहे हैं सब में जरूरत पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि टेन थीटा, टेन थीटा इजकल टू नहीं, टेन थीटा, टेन थीटा इजकल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इजकल टू क्या लिखोगे आप, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिखोगे, इसको टेन इनवर्स बोलते हैं। ये सब आपको अभी 12th में पढ़ने को मिलेंगे। थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालना सीखिएगा कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो अब आपको क्वेश्चन में समझाते हैं। ये तो हुआ आपका एक बेसिक, जो कि आपको इसमें थीटा की वैल्यू भी बताएंगे। यही ज्योमेट्रिकल है, और इसी ज्योमेट्रिकल से हम पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। बस ये आप ज्योमेट्रिकल सीख जाइए, फिर आपको पोलर आराम से निकल जाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ बताए कुछ और चीज इसमें से सिखाते हैं आपको कि चलो इसको मिटा दें। आप ये भी समझ जाइए कि ये क्या प्लान होते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताए थे, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा बताइए, आपको अभी जस्ट बता दिए ये जो पॉइंट होता है एक्स वाई। अब यहाँ साइन के भी बारे में हमें समझाइए कि ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप देखिएगा, गौर कीजिए, यहां से ओ से ये पूरी लाइन क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इस क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु आएगा, एक्स रियल जेड हो या इमेजिनरी जेड हो, एक्स को हम रियल जेड बोलते हैं, वाई को इमेजिनरी जेड, वो दोनों क्या हो, प्लस प्लस में ही रहेंगे। अब इस प्लान पे आइए, पहले एक्स लिखना होता है, एक्स क्या है इसमें, निगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। आप देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। पहले जब संख्या आपको मिलेंगे माइनस और पॉजिटिव मिलेगा तो आप समझ लो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट को समझिए, अगर आपको ये एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, अगर माइनस माइनस मिल गया तो आप समझ लो कि वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर आपको प्लस माइनस मिल गया तो समझ लो कि आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये साइन के बारे में, जो साइन से ही आपको पता चल पाएगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिया रहेगा कि पाई से 2 पाई के बीच है, या 2 पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच, कुछ ये सब कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ये अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसी चीजों से आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ये चीजें किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसी से आपको एंगल फाइंड करना होंगे। ठीक है, अब ये एंगल भी फाइंड करना हम सिखाएंगे कि आपको एंगल कैसे फाइंड करना होता है। मान लीजिए कि आपको ये इस क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव शो कर दिए, अब इस क्वाड्रेंट में आएगा तो निगेटिव शो कर दिए, निगेटिव पॉजिटिव इस कारण। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए कि कुछ चीजें हम दे दें कि मान लीजिए आपके पास 2 + 4i दिया हुआ है, ये क्या है, x + z के फॉर्म 2 + 4i, 3 - 4i दे दे, -4 + 3i दे दे,
-0 प्लस 2i दे दे, और 2 -2 माइनस आई दे दे। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन दे दिए तो आपको कहें किस किस क्वाड्रेंट में आप बता सकते हो। देखिए एक्स पहले लिख लीजिए, 2 4 है पॉइंट, ये क्या है 3 -4 है पॉइंट, ये क्या है -4 और 3 पॉइंट है, ये क्या है -0, मतलब 0 -0 रहे या 0 रहे, बात 0 ही कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा 0 0 2 है, और -2 से -1 है। अब आपसे हम पूछें ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये कैसे बताइएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे देखिए 2/4 है, तो 2/2 4 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंख मूंद के रखिए फर्स्ट में आएंगे। पहला पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्या बताए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ में आएंगे। ये निगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये देखिए 0 2 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब अगर तीनों दोनों निगेटिव तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, और इसको लाई करने हैं जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप कहीं भी इसमें 2 4 डाल सकते हैं। ये आपको 2 4 बनाइएगा तो ये 2 होगा और ये डिस्टा 4 होगी, ठीक है। 3 -4 है तो इसमें आएंगे 3 -4, ये ऑप्शन निरूपण भी कर सकते हैं आप। -4 3 है, -4 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 2 है तो मतलब 0 2 एक्स की 0 वाई की 2, मतलब इस पे कहीं पॉइंट आएंगे, ठीक है। ये आप 10th में भी पढ़े हुए हैं ये सब चीजों को। तो और ये -2 -1 है तो -2 -1, इस तरीके से ही आपको पॉइंट डिनोट करने होते हैं। तो ये चीजें तो सिंपल है, इससे पे आप क्वेश्चन करके हम कुछ देखते हैं फिर आपको समझ में आएंगे। एक चीज आपको बताना भूल गए, इसमें जो बात है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, उसके बारे में बात नहीं की। आर्गु में आर्ग जेड क्या होता है, जब आप मॉड जेड तक पहुंच जाइएगा, मॉड जेड तक आप पहुंच जाइएगा, तब उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी थीटा की, जिसको आर्गुमेंट जेड बोलते हैं, आर्ग जेड बोलते हैं, या किसी किसी बुक में एएमपी जेड भी लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, याद रखिएगा, पढ़ने के लिए आपको बता देना है। और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये आपका फिजिक्स की भाषा है और ये आपका दोनों में, ये आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। तो ये चीजें आप जब पढ़ते रहिएगा, क्लास 12th में जब पहुंचेगा तो ये सब चीजें आपको लैंग्वेज मिलेंगे। तो कहीं कहीं बुकों में आर्गुमेंट लिखा है, एम्पलीट्यूड, तो दोनों की बातें आपको एक ही है। इसका अर्थ है कि आपको ये पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू, थीटा आर्गुमेंट जेड की वैल्यू जो पूछ रहा है वो आपसे यही पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताने हैं आपको। इसमें थीटा मतलब आपको बता दिए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y/x, या इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, यही बताए ना। ये आप जब क्वेश्चन करने लगेगा तो उसमें आपको क्लियर कर से खुल के समझाएंगे। अगर आर्गुमेंट जेड पूछ रहा है तो आपसे ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, इस चीजों को ध्यान रखिए। जब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, अगर इस रूप में रहे, ठीक है, आर्गुमेंट जेड x प्लस आई वाई, जब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, तो अभी आपको जस्ट बताया कि ऐसा अगर है तो इसका अर्थ क्या है, आप खुद बताओ। अभी जस्ट बताए थे ना x इज ग्रेटर देन 0 y, तो इसका अर्थ यही हुआ कि दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, प्लस में है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। या ऐसे देखिए क्वेश्चन ये इस तरह से दे सकता है, x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, तो क्या दोनों संख्या आपको प्लस में, लेकिन आपको क्या आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले तो सबसे पहला नंबर आपको ये निरूपण करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कहाँ की चीजें किस चीजों को पूछ रहा है। ये इस क्वाड्रेंट में आइएगा तो आर्गुमेंट कैसे निकलेंगे। अभी यहां तक तो आपको बता दिए कि ये p इक्वल टू एक्स वाई है, ये इक्वल टू m मान लीजिए, ये ओपी हो गया, ये क्या है मॉड जेड है, मॉड जेड की एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फिर अब हमें एंगल निकालने हैं। तो एंगल थीटा, एंगल हमेशा याद रखिएगा, इसका जो एंगल निकलता है हमेशा -पाई थीटा से इक्वल टू पाई तक का, हमेशा इसी पे निकालना है, या 0 से 2 पाई, बात एक ही पड़ेगा। जो चीजों 0 से कहां तक, थीटा 2 पाई तक, बात एक करेंगे। तो ये चीजें समझाते हैं आपको। देखिए -पाई से मतलब -पाई से पाई, यही कर रहा है ना, -पाई और ऊपर से पाई, तो ये देखो ये पूरी की पूरी पाई होती है, आपको पता है ना। इस चीजों को क्या बोलते हैं, अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन से चल रहे हो तो ये पूरा पाई हो गया 180 डिग्री, पाई की मतलब क्या हो गया 180 डिग्री।
ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है ना, घड़ी अगर आप पहने हुए हो तो घड़ी की कांटा कैसे चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इस तरीके से घूमे तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखिएगा। तो ये कितना 180, इसको क्या बोलेंगे माइनस पाई। ठीक है, तो मतलब पाई से इस तक आया तो इसी को बोला गया अपना पाई से माइनस पाई के बीच में थीटा के वैल्यू। अब देखिए थीटा है, तो यहां से अगर आप नापते हो तो इसको हम क्या, ये थीटा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा भी बोल सकते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालना है। अब यही चीजें केस नंबर 2 कर दें, आर्गुमेंट जब x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो कर दें, तो मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो का मतलब x क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो जब x आपका निगेटिव में आ जाएगा तो आपका पॉइंट यहां से देखिए चेंज हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका किस तरफ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में कहीं आ जाएगा, क्योंकि x तो निगेटिव में है, तो निगेटिव x मेरा यही है, ये है ना, तो यहां पर कहीं पॉइंट आ जाएंगे, P इक्वल टू क्या आ जाएंगे, x और y यहां आ जाएंगे, ये डायरेक्शन बन जाएंगे। अब आप बताइएगा इसमें जो एंगल आपको बना रहा है, आपको खुद पता होगा कि किस डायरेक्शन, किस पे एंगल बनना है, इस पे एंगल बनना है, तो ये हमारा अल्फा बन रहा है, तो अल्फा ये बन रहा है। तो आप बताइए थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, थीटा की वैल्यू यहां से निकालने है, आपको बताया ना, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, क्या बनेगा, ये पूरी की पूरी पाई, अब पाई में से थीटा घट जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई में से अल्फा घटेगा, पाई माइनस अल्फा बचेगा। तो ये सेकंड, आपको ये वैल्यू को देखने हैं ना कि इसको देखने हैं। अब यही केसेस में हम चेंज कर दें कि x इज लेस देन जीरो और y को भी लेस देन जीरो बोल दें, तो ये तीनों के दोनों निगेटिव, तो निगेटिव केस में क्या हो जाएगा, ये इस जगह कोई पॉइंट आ जाएंगे, x और y आ जाएंगे और ये चीजें ऐसे मिल जाएंगे। तो बताइए ये x y आ गया, ये मॉड जेड हो गया। अब इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। तो इधर से आप अगर वैल्यू निकालते हो, अब इसको मिटा देखो, इधर से हम पाए, अब क्योंकि हम क्या बताए कि जब पॉजिटिव डायरेक्शन पे था तो आप ऊपर से निकाल रहे थे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन जब ये पॉइंट 180 डिग्री से नीचे बनने लग गया है तो आपको माइनस में ही निकालने हैं, तो इधर से चलेंगे, किस तरफ से, क्लॉकवाइज से चलेंगे। तो इधर तो थीटा में था तो स्वाभाविक है ये पहले तो माइनस लगा लो, अब माइनस लगाने के बाद क्या लिखोगे, पाई में से अल्फा माइनस करने हैं। ठीक है, पाई में से अल्फा को माइनस कर देने हैं, क्या कर देने हैं, 180 डिग्री में से अल्फा माइनस, और ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि ऐसे चल रहा था इसलिए पॉजिटिव में था और नीचे आ गया। तो अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पाई माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस पाई, अल्फा माइनस पाई, ये भी लिख सकते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीजें बता रहे हैं आपको। अब अगर चाहो कि x ग्रेटर देन जीरो हो जाए, y लेस देन जीरो हो जाए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये दो केस समझ गए ना। अच्छा इसको देखिए मिरर पॉइंट भी बोलते हैं, x और y को हम मिरर पॉइंट भी बोलते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा, हम बताएंगे बाद में भी इस पे। ये चीजें देखिए, यहाँ पाई माइनस अल्फा हो गया, यहाँ माइनस पाई माइनस अल्फा हो गया, कुछ भी चेंज नहीं बचा, बस ये चीजों को ध्यान रखना। अब देखिए अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए, मान लो इस क्वाड्रेंट में आपका आ गया, तो कहीं यहीं पे आएगा पॉइंट P इक्वल टू एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो ये चीजों का बारे में बताना है कि अब ये जो वैल्यू बन रहा है ये थीटा, तो मतलब यहां पर क्या बनेगा, माइनस अल्फा बनेगा, क्या बनेगा, माइनस अल्फा। माइनस अल्फा किस लिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है और यहाँ थीटा था तो ये अल्फा बन रहा था। ये क्लियर समझे कि नहीं समझे, तो ये चीजों को बहुत जरूरी रूप से आपको समझने हैं। ये चारों पार्ट आपको बता दिए, एक बार हम इसको लिख के भी समझा देते हैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में। जब ये चीजें बहुत जरूरी है, इसको आप नोट भी करके रख सकते हैं। जब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हम खाली कैसे समझाएंगे। पहला में क्या है, x इज ग्रेटर देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब हम यहाँ साइन भी लिख देते हैं, प्लस प्लस में रहे तो, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। जब x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव रहे, ये भी समझ लो, ये फर्स्ट में क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। जब x इज क्या हो, लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो
और वाई इज लेस देन जीरो, मतलब दोनों जीरो जीरो हो, तो निगेटिव और निगेटिव, मतलब आपका ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, दो तरीके से बताए, माइनस पाई माइनस अल्फा लिखना है या अल्फा माइनस पाई लिख दो, बात एक ही है। जब x इज ग्रेटर देन जीरो और y इज लेस देन जीरो, तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ये कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा आ जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, ये कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा आ जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, बात एक ही घूम फिर के उतने ही आ जाएंगे, ठीक है। तो दो, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, बात आपका उतना ही पढ़ना है। इस चीजों को पूर्ण रूप से आप नोट करके रख लीजिए। एक बार हम फिर रूप से समझा देते हैं आपको कि जब आर्गुमेंट z इक्वल टू एक्स प्लस आई हुए रहे तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालने हैं, जब x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो गया प्लस प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा का वैल्यू अल्फा हो जाएगा। x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो, तो निगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। x लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, y भी लेस देन जीरो निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा की वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा, और अल्फा माइनस पाई भी लिख सकते हो इसको। x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, तो क्या हो गया, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा, ये चीजें आप याद रख ली। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा आपको इसमें समझ नहीं आने हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस आई रूट थ्री, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1 प्लस आई रूट थ्री। अब आपको हम बताए थे कि सबसे पहला नंबर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आप याद कीजिए, सबसे पहला नंबर ये देख लीजिए कि z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, पहला चेक, हाँ जी 1 प्लस आई रूट थ्री है, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू रूट थ्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चीज क्या निकालना है आपको, मॉड z निकालना है। मॉड z क्या हो गया भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर पर रूट अंडर, मतलब कितना 1 प्लस थ्री हो जाएगा ना, रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री, रूट अंडर कितना हो जाएगा 4, रूट अंडर कितना 2 हो गया, मतलब मॉड z की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें 2 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए था बताइए, टेन थीटा, क्या चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, बताए थे y अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, आप समझो, इमेजिनरी z, नहीं समझ में आ रहा है इसको समझ लो, रियल z, इमेजिनरी नंबर क्या है आपका भाई, रूट थ्री है, रूट थ्री, रियल z इसमें क्या है मॉड लगते हैं, इसको इसका वही अर्थ समझा देते हैं, इसकी वैल्यू हम गलत पीछे पढ़ा दिए शायद, y अपॉन एक्स, इस पे मॉड लग जाते हैं, मॉड मतलब निगेटिव भी रहा ना तो वो आपका पॉजिटिव ही बनेगा, वो कुछ भी रहे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा, निगेटिव वैल्यू है तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा। रूट थ्री इजकल टू वन, इससे मोड लग गया मतलब रूट थ्री आ गया, तो इस चीजों को आप समझ लो क्लियर से। अब देखो थीटा की वैल्यू कितना आ गई, रूट थ्री, तो इसको आपको पता है, इसको क्या लिखोगे, टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री को आप टेन पाई बाई थ्री भी लिख सकते हो, बताओ कि लिख सकते हो कि नहीं, बात एक ही हुआ। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल गई बताओ जब भाई, पाई बाई थ्री निकल गई। अब हमें यही तक नहीं रुकना है, अब इसके आगे भी हमें सोचने हैं, ये तो चलो पाई बाई थ्री नहीं वैल्यू होगी, क्योंकि रूट थ्री का वैल्यू उसके आगे भी आता है, जो कि आपको जीरो से 2 पाई 3 पाई तक बढ़ते जाओगे वो आता जाएगा, लेकिन आपको हम क्या बता दिए, पहला ही कंडीशन दे दिए थे माइनस पाई से पाई के बीच वैल्यू। अब यहाँ पे बताइए ये दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब आप बता दो कि आप इसे लिख सकते हो P इजकल टू कितना, 1 रूट थ्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब बहुत पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा अल्फा, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वही उसकी भी वैल्यू होगी, होगी ना। तो थीटा की वैल्यू को आप लिखोगे यहाँ पे टेन इनवर्स पाई बाय थ्री, ठीक है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में आते हैं और निकालने हैं।
तो यही थीटा जो हो गया, इसी को आप बोलते हो आर्गुमेंट जेड वे। अब आपके पास ये आंसर हो गए। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। अब आप तो क्लियर रूप से समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इसको इजीली रूप से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपके पास, ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन दे दे 1 + i अपॉन 1 - i। अब बताइए ऐसे में तो ये क्या है, सबसे पहले हमें आपको क्या चेक करना बताए, z = x + i y के फॉर्म में हो। तो ये तो फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले आप इसको उसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आपको ये बता रखे हैं कि वन ऐसा रहे तो ऊपर नीचे प्लस माइनस, जो अगर नीचे माइनस है तो उसको प्लस माइनस से कर दो, रीजन करने के लिए क्योंकि हमें ये a + b × a - b के फॉर्म में लाने हैं। तो ये आ जाएंगे 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1² - i²। ओके, तो ये क्या आ रहा है बताना, 1² + i² + 2i आएंगे, ये आ जाएंगे 1 - +1 मतलब 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 i² की वैल्यू -1 और +2i इक्वल टू क्या 2। तो ये खत्म हो गए, मतलब 2 से 2 भी खत्म, मतलब i आ गया। क्या आ गया, सिर्फ i आ गया। अब ये हमारा z किस फॉर्म में आ गया, 0 + iy के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, i 0x i के फॉर्म में, 0 + i के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा भाई, आपके पास 0 और 1 का पॉइंट बनेगा। मतलब यही बन रहा है ना, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको क्या बता, अब इसका मॉड जेड निकाल लो। मॉड जेड मतलब क्या हो गया भाई, x² + y² मतलब कितना 1 हो गया आंसर। अब आर्ग जेड मतलब वही थीटा की वैल्यू निकालने हैं। तो आप थीटा की वैल्यू निकालने हैं तो आपको ये क्या चीज बताए थे आपको, tan थीटा, tan थीटा y/x 1 आर्गुमेंट जेड बताए थे ना, 1/0 मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दोगे वो इन्फिनिटी ही आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और आपको भी पता है कि tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, या π/2 पता है ना आपको। तो फिर थीटा की वैल्यू यहां पर क्या निकल जाएगी, π/2। तो π/2 वैल्यू निकल गई। लेकिन अब यहां से हम क्या निकालते हैं, आर्गुमेंट जेड जब निकालने हैं तो आपको चेक करना है कि ये 0 और 1 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सीधे आप लिख दो कि π/2 आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती। अगर मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू में आपको कुछ चेंज कर दें, अगर मान लीजिए यहाँ 0 - 1 आ जाता, 0 - 1 आ जाता, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जरा बताना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू सीधे -π/2 हो जाती। क्यों, थीटा इक्वल टू -α हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए, वही चीजें समझा रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तो चलो 0 1 में, तब एक क्वेश्चन और चलो इस पे करवा देते हैं आपको, वो और क्लियर कर देंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन और है, 1/1 + i दिया हुआ है, 1/1 + i है। अब ऐसे क्वेश्चन, फिर इसको क्या करना है, जेड सिंपल, सबसे पहले जेड के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में, x + i को y के फॉर्म में लाना है। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1 + i है, 1 - i/1 - i। तो क्या लिख दोगे आप, 1 - i/1² - i²। तो बताओ इसका क्या आ जाएगा, 1 - i 1 i², तो 1 + 1 मतलब 1/2 - 1/2i, यही आ रहा है ना। अब देखो दोनों में 1/2 आ गया, फॉर्म में तो आ गए। अब आपको क्या बताए, मॉड जेड निकाल लो। मॉड जेड मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो ये माइनस कभी -1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4, रूट अंडर ही रहेगा, रहेगा ना। तो ये आपकी सॉल्व करोगे तो इसकी आ जाएगी नीचे 4 ऊपर 2, क्या आ जाएगी, नीचे 4 1 1 2 हो जाएंगे। इसको लिख सकते हो रूट अंडर 2/2, रूट अंडर 2/2। अब इसको देखो रूट अंडर 2/2 है, तो अब इस चीजों को समझना भी है आपको कि ये वैल्यू रूट अंडर 2/2 आएगा या गलत हम कर रहे हैं, 1 - y
1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1/4 प्लस 1/4 मतलब 4 इक्वल 1/2। तो 2 से 2 खत्म, गलती कर रहे थे ना। इसकी वैल्यू आ रही है 1/√2 आ रही है। ओके, तो ये वैल्यू आ रहा है। अब बताना 1/√2 अब आपको निकालने हैं टेन थीटा। क्या निकालना है आपको? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? y/x, या इमेजिनरी जेड लिखते हो, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, मॉड लगा देते हो, तो यहां वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? जरा बताना। 1/2 अपॉन 1/2 यही आएंगे ना। तो देखो 1/2 तो स्वाभाविक है 2 से 2 कट के खत्म हो जा रहे हैं भाई, खत्म हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रहे हैं? 1 आ जा रहा है, मतलब 10π/4 मतलब 10/45 की वैल्यू आपकी 1 है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या मिल रहे हैं? π/4 मिल रहे हैं। बताना, थीटा की वैल्यू π/4 मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? आर्गुमेंट चाहिए। अब आर्ग जेड चाहिए। आर्ग जेड के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि कुछ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आया था? दोनों को दो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। मतलब आप लिख सकते हो कि 1/2 -1/2 मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव। स्वाभाविक किस क्वाड्रेंट में ला दिया? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, लाइज इन फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है? थीटा इजकल टू माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट जेड इजकल टू क्या हो जाएगा? -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई बड़ा लेंदी चीज नहीं है, आप इजिली रूप से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों आप कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ध्रुवीय निरूपण, उसको तो आप पता ही त्रिकोणमितीय निरूपण बोलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, अब यहाँ सब कुछ वही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है आपका। मान लो यही पॉइंट है, यही सब चीजें हैं, बस अब आपको x और y के फॉर्म में जो लिख रहे थे ना आप, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो ऐसा नहीं लिखना है। इसको आपको लिखने हैं ध्रुवीय निरूपण के फॉर्म में। अब मान लो जो कि OPM है, इसको मान लो थीटा है, ठीक है, ये वाला फॉर्म, ये जो मॉड जेड हो रहा था, रूट अंडर x² प्लस y² हो रहे थे ना, अब cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में लिखने हैं। और इसको तो क्या बोले? x, इसको बोल दिए y। ठीक है, अब हमारा मेन सबसे पंगा है, मेन जो चीजें हम समझाने वाले हैं, देखिए किससे? इन ट्रायंगल POM से चलते हैं। ठीक है, POM से। अब अगर हम बात करें कि cos थीटा की, आप जरा बताना cos थीटा की फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? बेस अपॉन कर्ल। तो आधार, आप देखिए cos थीटा, इसमें से अगर थीटा ये है, थीटा ये एंगल हो गया, जरा बताना बच्चों, तो आधार कौन सा कहलाएगा? आधार आपका थीटा के संलग्न भुजा जो है वो आधार कहलाएगा, और सामने की भुजा लंब कहलाएगा। मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा? OM अपॉन कर्ण, कर्ण कौन सा है? OP है। तो OM क्या हो जाएगा? x अपॉन मॉड जेड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना x की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड जेड cos थीटा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब sin थीटा के फॉर्म में अगर लिखने हैं, तो sin थीटा क्या होते हैं? लंब अपॉन कर्ण। मतलब sin थीटा क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? PM बटे OP मतलब y अपॉन मॉड जेड होंगे, क्योंकि देखो PM क्या है? y है। अब इसको लिख सकते हो y इजकल टू मॉड जेड sin थीटा। कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर सिर्फ पोलर फॉर्म में कुछ नहीं की बड़ा चीजें लेंदी है। अब आपको पता है कि z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। x की वैल्यू क्या है? मॉड जेड cos थीटा, और y की वैल्यू क्या है? मॉड जेड sin थीटा। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, x cos थीटा प्लस आई, y की वैल्यू क्या है? मॉड जेड sin थीटा। अब इसमें से मॉड जेड कॉमन ले लो भाई, मॉड जेड हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ले लिए, तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, यही तो है पोलर फॉर्म, इसमें कुछ अंतर नहीं। हाँ बस अब क्या है, कुछ जगह बुकों में लिख दिया कि मॉड जेड को क्या मान लिया? आर मान लिया। मतलब आपको एक चीजों में समझाने के लिए इसको खाली आर मान लिया, ऐसे भी लिखा रहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिखते हैं, और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। बस खाली आपको एक चीज है, मॉड जेड आर, बस आर का भी वैल्यू आपको वही आएंगे, रूट अंडर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। मॉड जेड की वैल्यू क्या आते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं।
तो ये है पोलर फॉर्म। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन इस पे भी करा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे निरूपण होते हैं और पुट कैसे करने होते हैं। पहला क्वेश्चन -1 -i, -1 -i, सब कुछ अब वही चलना है। अब ज्योमेट्रिकल को पहले सॉल्व करोगे, फिर पोलर फॉर्म में पुट करोगे, मतलब फंडा वही रह गया। अब ये क्या है मेरा x z इजकल टू क्या है x प्लस आई y के फॉर्म में है, x की वैल्यू -1, y की भी वैल्यू -1, ठीक है। अब पहले ही समझ लो कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सारी वैल्यू आपको इजीली रूप से निकल जाएगी। अब देखिए आपको सारे कुछ निकालना बता दिए। मॉड जेड, अब ये समझ लो कि आर भी है, अगर पोलर फॉर्म में कह दिया है तो आर इजकल टू मॉड जेड। मॉड जेड की वैल्यू निकाल लो भाई, -1 की स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 + 1 √2 आ गया। ये तो चलो आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालने हैं बताइए, एंगल, एंगल निकालना है। तो एंगल टेन थीटा, टेन थीटा क्या बताए, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, यही बताए ना। मोड लगा दो इस पे, मोड लग गया तो इस मोड का वैल्यू -1, इस मोड की भी वैल्यू -1, तो ये 1 ही आ गए। 1 10 किसकी 45 डिग्री की वैल्यू है, मतलब आप इसको लिख सकते हो टेन थीटा इजकल टू कितना 10 π/4, 45 को π/4 लिखते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। अब ये थीटा की वैल्यू π/4, यही नहीं आंसर हो गया, आंसर आपका यहाँ चेंज कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको जस्ट अभी बताए थे कि जब कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, जब कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको यहां से वैल्यू निकालना बताए थे थीटा की वैल्यू -π - अल्फा, बताए थे या नहीं बताए थे। इस चीजों को यहाँ पुट होने हैं। तो आपकी अब लिखना है कि आर्गुमेंट जेड किस थीटा की π/4 में, यहां लिख दीजिए कि p वैल्यू, इसको p मान लीजिए, ठीक है, -1 × -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट जेड क्या हो जाएगा भाई बताना, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π - अल्फा कितना आ रहा है, जरा बताना ये अल्फा कितना आ रहा है π/4, तो कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास -π/4। अब इसको सॉल्व करोगे -4 π तो ये आ जाएंगे आपके पास -3π/4, ये आपका आंसर आ जाएंगे आर्गुमेंट जेड, ठीक है। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में लेने हैं, किसके फॉर्म में लेने हैं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही लिखा है थे ना। थीटा की वैल्यू 3π/4, आर की वैल्यू कितनी आ रही है √2 कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ये हो गया पोलर फॉर्म में। और इसको सॉल्व आंसर करना चाहते हो 3π/4, यहाँ भूल गए कॉस -3π/4 है ना, -3π/4 साइन -3π/4, बस यही आंसर आपका हो गया। तो बच्चों ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्जेक्ट अब यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, ये समझ गए पोलर फॉर्म कैसे निकालने हैं, आर्गुमेंट जेड कैसे निकालने हैं, तो यही सब चीजें हैं, थोड़ा सा आपको रिकॉल कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण जो कि इसी का पार्ट है, आप 10th क्लास में भी द्विघातीय समीकरण पढ़ रखे होंगे। अब आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। 1 - y में को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 + i को, तीसरा क्वेश्चन है 1 + 7i अपॉन 1, अब 1 + 7i - 2 - i का होल स्क्वायर। इन तीनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहे हैं या कुछ और तरीके, नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करें। तो ये चीजों को आप जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा, जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर बस यही है, इसमें आपसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इसमें बहुत सारे कुछ, लेकिन वो आप अगर कंपटीशन की जेईई की तैयारी कर रहे हैं तब आप उस चीजों को, आईआईटी की कर रहे हैं या उस सब चीजों को, उसके लिए जरूरी है। आप अगर 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ यही चीज पढ़ना जरूरी है आपको।